नमस्कार। सतीश झा शो में आपका स्वागत है। परसों रात दिल्ली के जहांगीरपुरी में, जो आमतौर पर शांत इलाका माना जाता है, कुछ दंगे की वारदातें हुई। मौका था हनुमान जयंती का। जहांगीरपुरी में हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं, मस्जिद भी है, मंदिर भी है, और आमतौर पर शांतिपूर्ण ढंग से लोग चलते रहे। और दिन में दो एक शोभा यात्राएं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। शाम को रोजा खोलने के समय एक दूसरा ग्रुप आया। उसमें लोग थे जिनके पास तलवारें थी, डंडे थे, पिस्तौलें थी, और उन लोगों ने मस्जिद के सामने आके नारा लगाना शुरू किया कि हिंदुस्तान में या भारत में, इस देश में रहना होगा तो श्री राम जय श्री राम कहना होगा। और कुछ लोग चढ़ गए मस्जिद के ऊपर, और उन्होंने वहाँ भगवा लगाने की कोशिश की। भगवा लगा भी दिया झंडा, और तब कुछ तकरार हुई, दोनों तरफ से बातचीत हुई, और एक जो पैटर्न बन गया है बहुत साफ है कि जैसा भी हो सके लोगों को भड़काओ, भड़काने के बाद दूसरे पक्ष को उकसाओ, उकसाने के लिए एक मौका ढूंढो, और आमतौर पे अगर वो धर्म का मौका हो तो और भी अच्छा है। और उसमें लोगों को इस तरह से तैयार करो कि उसको दूसरे पक्ष को उकसा सके, और ऐसे नारे लगाओ, भड़काऊ नारे लगाओ जो आप सुन चुके हैं अभी तक। उस तरह भड़काओ और लोगों को उकसाइए कि वो आपके ऊपर हमला करें। वो अगर एक मारे तो आप उनको 100 मार सकते हैं, ये उसका एक आशय रहता है। और अगर पुलिस आ गई तो पुलिस उसके साथ, वो आजकल जैसा देख रहे हैं कि लोगों को कम भरोसा है कि वो चाहे शुरुआत कोई करे, गिरफ्तार मुसलमान ही होगा, ऐसा मान लिया गया है। सच्चाई जो भी हो, अगर लोगों में ऐसी भावना बैठ गई है तो एक विश्वास की कमी हो जाती है। उस विश्वास को फिर से वापस जीतने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अभी वस्तु स्थिति यही है, एक देश भर में पैटर्न बन गया है। पैटर्न ये है, जैसे जहांगीरपुरी में हुआ, वहाँ क्या हुआ वो बात जो है वो सभी जानते हैं कि जिस तरह के जो टीवी स्टेशन हैं, उन लोगों ने जो कहा है, उनकी बातें तरह तरह की हैं। टाइम्स नाउ कुछ कहता है जैसे सिर्फ दंगा मुसलमानों ने किया। जो अगर आप NDTV देखिए तो दिखता है कि दंगा जो है वो शुरू किया था हिंदुत्व वालों ने। तो दोनों पक्ष हैं। तो ये किसी झगड़े में खूबी ये होती है, उसके दो पक्ष होते हैं, और जो पक्ष पिटता है उसकी विश्वसनीयता दूसरे पक्ष से कोई ज़्यादा नहीं होती, इस तरह से देखें तो। अब वहाँ पे जो देखने वाले हैं उन पर निर्भर करता है वो किस तरह बात समझते हैं, वो किस तरह झगड़ा निपटाते हैं। तो अभी जो स्थिति ये है कि उसमें कुछ लोग पुलिस के भी घायल हुए। ये भी, अब अगर पुलिस पहले से सोचती कि ऐसा हो सकता है, उसके लिए तैयार रहती, तैयार नहीं थी। दूसरा, साफ नहीं है कि उनके पास जुलूस निकालने के लिए परमिशन थी कि नहीं थी। अगर पुलिस तैयार नहीं थी तो लगता है शायद परमिशन के ऊपर कुछ सवाल उठेंगे। इसके बारे में बात साफ अभी तक नहीं है। FIR में कहा गया था कि जो शोभा यात्रा 6 बजे C ब्लॉक जहाँ निकली, तो अंसार नाम के एक आदमी ने 4-5 लोगों के साथ उनके ऊपर बहस हुई, और बहस के बाद पथराव शुरू हो गए। और साथ में वीडियो भी आप देखेंगे, उस पर दिखता है जो अंसार जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो बच्चों को समझा रहा है कि बच्चे ऐसे क्यों करते हो, उससे क्या तुम्हें मिलेगा, ये तो अच्छी बात नहीं है। एक तो उसका ऐसा वीडियोस दिखता है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि उसने जो है कोशिश की सबको भड़काने की। उसकी पत्नी से जिन लोगों ने बात की, जो टीवी स्टेशन के लोगों ने, NDTV वालों ने, उसने कहा वो खाना खाने आए थे, मैं खाना निकाल रही थी, और वो खाना जब तभी वो फ़ोन आया और वो उनको कहा गया फ़ौरन आओ। वो कहते हुए ये कह के भागे, तो मैं नहीं जाऊँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो मैं जाकर देखता हूँ। तो उनकी अपनी प्रतिष्ठा रही होगी, अब ये हम लोग दूर से देख रहे हैं। लेकिन जब भी झगड़े होते हैं उसमें तथ्य हमेशा अपने आप में ढूंढना आसान नहीं होता, उसमें वक्त लगता है, और ये निर्भर करता है कि कौन उसको देख रहा है। तो अभी जो उसमें किसी ने फायरिंग कर दी थी और उसके पास से पिस्टल बरामद हुई है, लेकिन आप देखोगे कि वीडियो देखें तो तमाम लोगों के पास पिस्तौलें थी जो कि शोभा यात्रा निकाल रहे थे। जिसने फायरिंग की उसको कहते हैं कि वो मुसलमान था। अब जो
पुलिस देखेगी जितने सारे सीसीटीवी कैमरे उनको देख करके। अगर पुलिस पर कोई ये ऐसा जोर न रहे कि वो एक पक्ष के साथ जाए, तो शायद वो हमेशा अच्छा काम कर सकती है। पुलिस में इतनी क्षमता है, उसके ऊपर ऊपर से जोर ना पड़े, तो वो चीज़ें अपने संदर्भ में देख सकती है, जो सही है, जो गलत है, लोगों को ढूंढना आता है वो सब। लेकिन जब ऊपर से जब दबाव पड़ता है उनके अफसरों से, और अंत में वो लोग सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके अफसर होते हैं, उनके ऊपर के लोग होते हैं, कुछ कहेंगे तो उनकी मजबूरियां बढ़ जाती हैं। अब ये मानवीय चीज़ें हैं, इसके बारे में हम कुछ कह भी नहीं सकते कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन एक जो पैटर्न जो उभर रहा है, वो पैटर्न ऐसा है कि जहाँ भी दंगे हो सकते हैं, जहाँ भी गुंजाइश नहीं भी है, वहाँ भी ऐसी कोशिश की जाएगी। तो बीबीसी, ऐसे में बीबीसी पे लोग थोड़ा भरोसा कर लेते हैं। बीबीसी का कहना है कि लोगों ने कहा, स्थानीय लोगों ने कहा कि जिनका कोई भी रिश्ता नहीं था दंगों से, उनको भी पुलिस जबरन मारपीट के साथ कर रही है, पूछताछ कर रही है, परेशान कर रही है, और उनमें से कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, और परिवार वालों को भी आरोप लगाया जा रहा है। यानी कि अब आप ये सोचिए कि दो जो उनकी शोभा यात्राएं कह लीजिए, वो निकल चुकी थी, कोई मुश्किल नहीं थी। अगर आप मस्जिद के सामने जाके ये कहेंगे कि जय श्री राम कहना होगा, इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, और आप मंदिर पे चढ़ से ये भगवा लगाइए, तो कितने लोग बर्दाश्त करेंगे? अगर आप भी वहाँ होते तो क्या करते? क्या ऐसा भड़काऊ माहौल बनाने की ज़रूरत है? ऐसा क्यों किया जा रहा है? लेकिन जिस तरह से पुलिस उनके साथ जा रही है, वो खड़ी रहती है, और ये चीज़ें होती रहती हैं उनके सामने, उनके नज़र में होती रहती हैं, तब लगता है कहीं कि ये शायद किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। हमें तो पता नहीं है कि नहीं, लेकिन ये शक तो लाजमी है कि अगर हमेशा पुलिस वहाँ दिखे और उसको, जो जिसने कहा था नरसंहार की बात की, उसको गिरफ्तार न किया जाए, और उसके बाद भी तमाम लोगों ने बड़ी मुश्किल से उनको गिरफ्तार किया जाए, वो किया भी जाए तो छोड़ दिया जाए। अभी आपने देखा जो छूट के आते हैं तो भाजपा के लोग उसको माला चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अगर इस तरह की बातें होती रहेंगी तो लगता है कि ये जो है एक सुनियोजित ढंग से सारा काम हो रहा है। उसकी प्रक्रिया क्या है? वो जगह तय कर लो जहाँ दंगे हो सकते हैं, कोई ऐसा मौका ढूंढो कि वहाँ जा सको। जब जाओ तो अपने पास हथियार लेके भी जाओ, वहाँ जाके नारेबाजी करो, कोशिश करो, उकसाओ, भड़काओ कि वो भी कुछ एक पत्थर फेंके तुम 100 फेंक सकते हो। उसके बाद पुलिस को आसपास बुला लो, कहो कि उन्होंने दंगे किए। ये जो है एक पैटर्न बन रहा है। अभी तक जहाँ नहीं हुआ ऐसा कभी, वहाँ अगर एकाएक किया जाए, भड़काया जाए, तो एक शक पैदा होता है। प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि हमेशा विश्वसनीय लगे, सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने अच्छा काम किया, बस उसके साथ ये भी लगे कि उन्होंने विश्वसनीय काम किया। वो हमारे यहाँ ख़त्म होता जा रहा है कि प्रशासन की जो व्यवस्था, जो विश्वास उस पर था, उस पर एक सवाल खड़ा हो गया है। वहीं हमने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश में, नोएडा में कुछ ऐसी संभावना थी, वहाँ उन्होंने पुलिस को इस तरह से तैयार किया कि ऐसा कुछ नहीं हो पाया। हमने ये भी देखा कई जगह, दिल्ली में ही जब जुलूस हुआ तो उस पर मुसलमानों ने फूल बरसाए उसके ऊपर। तो यानी कि हर तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन जहाँ बजरंग दल जैसे लोग पहुँचते हैं वहाँ मुश्किलें होती हैं, जहाँ श्री राम सेना पहुँचती है वहाँ मुश्किल होती है। तो आमतौर पर 95% लोग जो हैं उससे ज़्यादा वो शांति चाहते हैं। मान लीजिए 50% उनके मन में ये है थोड़ा सा कि ऐसा है, 500 साल पहले ये हुआ, उसको लेकर के उनके मन में थोड़ा सा कहीं एक रहता है मलाल सा, ठीक है। लेकिन वो मलाल आज की तारीख में 75 साल से वो तो इस तरह उभर कर नहीं आया था। जब तक कि कोई राजनीतिक पार्टी उसको शह नहीं देती, वो सामने उभर कर नहीं आता। लेकिन ये बात भी साफ है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पे मजबूत खड़े हैं। तमाम लोग जो हिंदुत्ववादी हैं उन चीज़ों को देखते हैं, वो मान लेते हैं। उनकी जो लेंस है वो कहती है कि ऐसा ही हुआ होगा कि मुसलमानों ने ही पत्थर चलाए होंगे। और जब ऐसा माहौल बन जाता है तो एक बातचीत करना मुश्किल हो जाती है। जो उस इलाके की जो एक महिला पुलिस अधिकारी हैं, जो डीसीपी रैंक की हैं, उन्होंने जब लोगों को बुलाया, वो शांति यात्रा के लिए, उसको अमन के नाम पे उसको बुलाया, उसमें जो भाजपा की जो लोकल कॉरपोरेटर हैं या एमएलए हैं,
उन्होंने तरह तरह की बात करना शुरू किया कि जो बांग्लादेशी यहाँ पे हैं, जो आए हुए बैठे हैं, ये सब उन लोगों ने किया है। और उस पर जो खबरें आई हैं उस हिसाब से डीसीपी ने उनसे शांत रहने के लिए भी कहा, और फिर उन्होंने बाकी लोगों को कहा आप अपने अपने इलाके में जाके अमन शांति रखिए, हम इनसे बात करते हैं। इस हद तक, यानी कि अगर वो ऐसा रुख ले लेगी कि उनको भड़काने का भी अधिकार है, वो कुछ भी कहें, जो भी वही अपने आप में एक कानून बन जाएंगे, और दूसरा पक्ष कुछ भी कहे उसको सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं होगी, उससे तो कोई कानून व्यवस्था नहीं बनेगी, उससे सौहार्द नहीं बनेगा, उससे शांति नहीं रहेगी। तो ये लगता है कि जो एक पैटर्न जो है वो काफ़ी भयावह सा है, और इसके लिए अगर हमारे बड़े नेता चाहें तो ये सब ठीक हो सकता है, क्योंकि हमारा मानना है कि जो बातें जो भी हो संविधान परक हो। संविधान नहीं कहता कि कोई किसी को कह सके कि इस देश पे रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। अगर कोई भी कहता है और एक बार टीवी पे आ गई तो हमारे बड़े नेताओं की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो लोगों से कहें कि ये बात गलत है, ऐसा नहीं कह सकते आप। जब हमने आज कोशिश की देखने की, पढ़ने की, एक जो पूरी तरह हिंदुत्ववादी एक ग्रुप है उसकी अपनी इतिहास की समझ क्या है, जब मैंने उसमें बैठना देखना शुरू किया, उसमें इतिहास में उन्होंने तुगलक का भी नाम लिया, उसने उनमें कई सारे जो बाहर से लोग आए उनके मुगल काल का नाम लिया, सबका इन लोगों को महान शासकों में से माना गया। उसमें भी अकबर का नाम महान शासकों में से लिया गया। हम बात करें उनकी, जहाँ शुरू होती है चंद्रगुप्त मौर्य से बात और आती है छत्रपति शिवाजी तक और तात्या टोपे तक, उसमें जो हिंदुत्ववादी संगठन है उसकी अपनी वेबसाइट पे जो इतिहास लिखा है उसमें उन्होंने अकबर को महान बनाया, तात्या टोपे को महान बनाया। जाहिर है कि उसमें चंद्रगुप्त मौर्य से शुरुआत होती है, पृथ्वीराज चौहान की बात होती है, शिवाजी की बात होती है, अशोक तो सबसे महान हमारे राजा हुआ करते थे, लेकिन उसमें अकबर का भी नाम है और तात्या टोपे का भी नाम है। तो उनके भी संगठनों में अब तक एक ऐसी भावना थी कि हम सब लोगों ने एक भारत बनाया है। उस अखंड भारत की परिकल्पना में उनको पता था कि इसमें अगर अफगानिस्तान शामिल है या तो उनको शामिल करेंगे तो अभी मुसलमानों की संख्या 20 करोड़ है, उससे 60 करोड़ हो जाएगी। तो अगर आप वो जोड़ेंगे 60 करोड़ और 120 पर 60 जोड़ेंगे 180, तब तो 1/3 मुसलमान और 2/3 हिंदू हो जाएंगे। आज की तारीख में जो आज का भारत है उसमें 15%, 14.5% अगर मुसलमान हैं तब वो 35% हो जाएंगे। तब कैसा रहेगा? तो क्या उनकी अखंड भारत की परिकल्पना कितनी साफ सुथरी है, उसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन जो मोहन भागवत ने अखंड भारत की जो कल्पना है 30 साल और शायद 15 में ही पूरी हो जाए वो बात कही है, वो अपने आप में वो भी बहुत भयावह है, क्योंकि अखंड भारत की उनकी कल्पना है। क्या हिंदुस्तान अफगानिस्तान को जीत सकता है, पाकिस्तान को जीत सकता है, नेपाल तिब्बत को जीत सकता है? क्या हम लोग विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं? हम क्या सोच रहे हैं? तो हमारा ख्याल है कि हमें जो अपना देश आज हमारी जो भौगोलिक सीमा है उसकी हम रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उसके ऊपर हमने 1000 किलोमीटर जमीन हमारी चीन लेके बैठा हुआ है, उसको भी नहीं हम वापस ले पा रहे हैं। तो फिर अखंड भारत की परिकल्पना करना इसमें अब वो कितना उचित है कितना अनुचित है वो आप सोचिए। लेकिन अगर आप देखें तार्किक ढंग से, वो तो लगता है कि जैसे कोई लड़ने का इरादा बना लिया गया हो। उसके लिए जो आज देख रहे हैं आप, छोटी मोटी लड़ाइयाँ सिर्फ बच के रह गई हैं। मेरा मानना है कि जो बड़े नेता होते हैं वो हमेशा शांति के लिए काम करते हैं, और जहाँ भी उनको दिखता है कुछ भी ऐसा रास्ता कि कुछ शांति से अलग जाता है, उसको कोशिश करते हैं मोड़ के शांति के रास्ते पर ले आएँ। तो इस आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ अगली पायदान तक। धन्यवाद, नमस्कार।